एक वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता मात्र 5 साल पहले, तो उसकी आज की वैल्यू हो गई है 2.61 लाख रुपीस। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि क्या रिटर्न्स होता जब आप बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स में जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं 2025 में इन्वेस्टिंग करने के लिए। दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश है कि आउट ऑफ माई पैशन एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ आपको एक क्वालिटी कंटेंट वाला फैक्ट्स एंड डेटा ड्रिवन वीडियो लाके दे सकूं। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का पार्ट बनिए, जिससे मैं और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग वीडियोस लाकर आपको दे सकूं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्या होते हैं मिड कैप फंड्स और ये किनके लिए सूटेबल हैं। सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्या है हमारा मिड कैप फंड्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं हमारी लिस्ट में, और उनके स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। So let's get started. Why mid cap funds? Mid cap funds वो होते हैं जो मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ये कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज द लार्ज कैप। ये वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, और ये 1 से लेकर टॉप 100 तक की रैंक कंपनीज होती हैं। सेकंड इज द मिड कैप कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, और ये कंपनीज 101 से 250th रैंक कंपनीज होती हैं। और आज हम इसी मिड कैप कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। थर्ड इज द स्मॉल कैप। ये वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। टॉप 250 के बाद की जो कंपनीज होती हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। अब ये मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो आगे जाकर लार्ज कैप कंपनीज बन जाएंगी, तो इनमें ग्रोथ की बहुत संभावनाएं होती हैं। यानी आप इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर्स के लीडर्स में। किन्हें मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मिड कैप फंड्स हायर रिटर्न जनरेट करते हैं, हायर रिस्क कैरी करते हैं। इन फंड्स में आपका पैसा ग्रोइंग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, इसलिए आपका रिस्क और रिटर्न्स भी हाई रहता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। तो ये फंड्स सूटेबल होते हैं एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए या उनके लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। और मिड कैप फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7 इयर्स से ज्यादा का इन्वेस्टिंग पीरियड आपको रखना चाहिए। अब मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट में। व्हाट इज मिड कैप फंड्स सिलेक्शन क्राइटेरिया? मिड कैप फंड सिलेक्शन के लिए हमने इन 8 सिलेक्शन पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। फर्स्ट इज AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो होता है साइज ऑफ द फंड। तो हम कंसीडर करेंगे 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज। सेकंड इज एज ऑफ फंड। वैसे तो आप 5 साल का फंड हिस्ट्री भी देख सकते हैं, लेकिन हम 10 इयर्स का फंड एज कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से 10 साल में फंड ने बहुत सी तेजी मंदी के इकोनॉमिक साइकिल्स देखी है, इंक्लूडिंग द कोविड पीरियड। थर्ड इज बीटिंग द बेंचमार्क। जैसा कि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड्स अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के रिटर्न्स को नहीं बीट कर पाते हैं, तो हम उन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेंगे जो अपनी कैटेगरी के बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI को बीट कर सके। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी ऑफ रोलिंग रिटर्न्स। अब चूंकि हम 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, इसलिए हमने फंड का रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन से कैलकुलेट किया है, जो पिछले 10 साल से ज्यादा का रोलिंग रिटर्न्स को कैलकुलेशन हुआ है बेस्ड ऑन अ डेली बेसिस। क्या होता है रोलिंग रिटर्न्स? रोलिंग रिटर्न्स एक सर्टेन इंटरवल पर की गई डेली SIP की तरह होती है, जिससे हम सीरीज ऑफ इवेंट्स का एवरेज निकालते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कम्स अंडर रिस्क पैरामीटर्स, जिसमें हम फंड सिलेक्शन के अगले 3 पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे। ये है अल्फा, बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये तीनों रिस्क पैरामीटर्स और क्या वैल्यूज हम इनकी कंसीडर करेंगे। फिफ्थ इज अल्फा। अल्फा हमें ये बताता है कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना % ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जिस म्यूचुअल फंड ने जितना ज्यादा अल्फा हाई है, उसका मतलब ये है कि उस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। सो हायर द अल्फा बेटर द म्यूचुअल फंड इज। सिक्स्थ इज बीटा। बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में चेंजेस होते हैं और बेंचमार्क ऊपर या नीचे आ जाता है, तो उस फंड के रिटर्न्स या उसके परफॉर्मेंस कितनी ऊपर या नीचे आ जाती है। जैसे कि अगर किसी मिड कैप फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 और मार्केट में चेंजेस होने पर वो 1% गिर गया, तो आपका मिड कैप फंड कितने % से गिरेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें बीटा बताता है। तो अगर किसी फंड का बीटा लेस देन 1 यानी 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो फंड उतना ही कम इफेक्ट होगा मार्केट चेंजेस से, और वो फंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है और उतना ही कम रिस्की है। और अगर किसी फंड का बीटा मोर देन 1 यानी 1 से ज्यादा है, तो वो फंड उतना ही ज्यादा रिस्की है और वो फंड उतना ही ज्यादा इफेक्टेड होगा मार्केट के चेंजेस से। सेवेंथ इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि वो अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा या कितना कम रिटर्न्स देगा। जैसे कि किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 10% है और उसका एवरेज रिटर्न 20% है, तो उस फंड का रिटर्न जो है 20 - 10 = 10% हो सकता है, या फिर 20 + 10 = 30% हो सकता है। यानी कि मिनिमम रिटर्न्स 10% हो सकता है और मैक्सिमम रिटर्न्स 30% भी हो सकता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा वो फंड उतना ही ज्यादा बेटर, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होगा। एंड एट्थ इज द डाउन साइड प्रोटेक्शन। अब हम लोग सिर्फ रिटर्न्स की बात करते हैं, लेकिन असली प्रोटेक्शन होगा डाउन साइड प्रोटेक्शन, यानी जब मार्केट में गिरावट होती है उसके लिए हमारा लास्ट इंडिकेटर है कैप्चर रेशियो, जिससे हम अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो दोनों में मेजर करते हैं। अपसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि मार्केट के अपसाइड में यानी मार्केट की तेजी में आपके फंड ने कितना आउट परफॉर्म किया। वहीं डाउन साइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि डाउन साइड यानी गिरावट में आपका फंड कितना कम लॉस करेगा अपने बेंचमार्क के मुकाबले। जितना कम डाउन साइड रेशियो होगा उतना ही अच्छा फंड का परफॉर्मेंस होगा। तो हम अप एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो को मोर देन 1 कंसीडर करते हैं। पार्ट 3 अब हम आ चुके हैं थर्ड यानी लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कौन से मिड कैप फंड्स फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं और उनके स्पेसिफिक डिटेल्स। तो हमने सारे मिड कैप फंड्स को सभी बताए गए 8 पैरामीटर्स के बेसिस पर स्क्रीनिंग की और पुअर परफॉर्मिंग फंड्स को एलिमिनेट करके फाइनली इन 5 बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को फाइनलाइज किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने इनकी कोई रैंकिंग नहीं की है। मैंने इन मिड कैप फंड्स को उनके AUM साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया है। और आप इन फंड्स को एक इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। हर इंडिविजुअल का एक अलग इन्वेस्टिंग गोल होता है और इसके लिए फंड सिलेक्शन कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। सो प्लीज टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। ऑलराइट, तो हमारा पहला मिड कैप फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसके फंड मैनेजर हैं चिराग सीतलवाड़, जो इसे मैनेज कर रहे हैं 2007 से। ये मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है जिसका AUM है 75,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसका जनवरी 2013 से सिंस इंसेप्शन यानी 11 साल का रोलिंग रिटर्न है 21.68% और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI का रिटर्न है 20.43%। तो इसने अपने बेंचमार्क को सक्सेसफुली बीट कर दिया है। इसका अल्फा है 3.77% जो कि हाई है, बीटा है 0.88% जो 1 से कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.12। इस फंड का अपसाइड मार्केट रेशियो है 90 और डाउन साइड मार्केट रेशियो है 80% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.09% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। आप SIP रिटर्न्स को देख सकते हैं कि यदि हमने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की SIP की होती तो हमने 12 लाख रुपए निवेश किया और इसने 3.2 टाइम्स रिटर्न दिया है, यानी 12 लाख के इन्वेस्टमेंट का 38.4 लाख का कॉर्पस बनाया है। सेकंड फंड इन द लिस्ट इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का सेकंड सबसे बड़ा फंड है। इसका AUM है 50,627 करोड़। जनवरी 2024 में इसके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, जो हर्ष उपाध्याय से चेंज होकर अतुल भोले हुए हैं। इसका अप्रैल 2007 से सिंस इंसेप्शन यानी 17 साल का रोलिंग रिटर्न से 17.59% और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI के रिटर्न से 16.51%। तो इसने भी अपने बेंचमार्क को सक्सेसफुली बीट किया है। इसका अल्फा है 5.78% जो बहुत हाई है, बीटा है 0.87% जो 1 से कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.36%। इस फंड का अपसाइड मार्केट रेशियो है 90%, डाउन साइड मार्केट रेशियो है 83% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.09% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। आप SIP रिटर्न्स को देख सकते हैं कि अगर हमने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की SIP की होती तो हमने 12 लाख रुपए निवेश किया और इसने 3.15 टाइम्स रिटर्न्स दिया है, यानी 12 लाख इन्वेस्टमेंट का 37.8 लाख का कॉर्पस बनाया है। हमारे कैटेगरी का थर्ड फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये हमारी मिड कैप कैटेगरी का थर्ड लार्जेस्ट फंड है जिसका AUM है 22,406 करोड़। मार्च 24 में इसके फंड मैनेजर चेंज हुई है सोहिनी अदनानी जी, जो इस फंड को 2010 से ब्यूटीफुली मैनेज कर रही थी और चेंज होकर नए फंड मैनेजर बने हैं भाविन विठलानी। इसका जनवरी 2013 से सिंस इंसेप्शन यानी 11 साल का रोलिंग रिटर्न से 20.67% और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI का रिटर्न है 20.41%। तो इसने अपने बेंचमार्क को सक्सेसफुली बीट किया है। इसका अल्फा है 2.01%, बीटा है 0.98% जो डेफिनेटली 1 से कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.72%। इस फंड का अपसाइड मार्केट रेशियो है 86%, डाउन साइड मार्केट रेशियो है 84% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.02% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। आप SIP रिटर्न्स को देख सकते हैं कि अगर हमने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो हमने 12 लाख रुपए निवेश किया और इसने 2.72 टाइम्स रिटर्न्स दिया है, यानी 12 लाख के इन्वेस्टमेंट का 32.68 लाख का कॉर्पस बनाया है। इस कैटेगरी का चौथा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके फंड मैनेजर है निकेत शाह, जो इसे मैनेज कर रहे हैं 2007 से। ये मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है जिसका AUM है 20,000 करोड़ से ज्यादा। इसका 2013 से सिंस इंसेप्शन यानी 11 साल का रोलिंग रिटर्न है 23.03% और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI का रिटर्न है 20.53%। तो इसने अपने बेंचमार्क को बहुत आराम से बीट किया है। इसका अल्फा है 8.75% जो सबसे ज्यादा है, बीटा है 0.87% जो 1 से कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.39%। इस फंड का अपसाइड मार्केट रेशियो है 93%, डाउन साइड मार्केट रेशियो है 74% और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.25% जो
हमारे क्वालिफाइंग 1% से सबसे ज्यादा है और इस लिस्ट में भी सबसे ज्यादा है। आप SIP रिटर्न्स के चार्ट को देख सकते हैं कि अगर हमने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो हमने 12 लाख रुपए निवेश किया और इसने 3.86 टाइम्स का आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया, यानी 12 लाख के इन्वेस्टमेंट का 46.3 लाख का अमेजिंग कॉर्पस बनाया है। हमारे टॉप 5 लिस्ट का 5th फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड। इसके फंड मैनेजर हैं त्रिदीप भट्टाचार्य, जो इसे मैनेज कर रहे हैं 2007 से। इस फंड का AUM है 7677 करोड़। इसका जनवरी 2013 से सिंस इंसेप्शन यानी 11 साल का रोलिंग रिटर्न है 22.63% और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI का रिटर्न है 20.41%। तो इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को सक्सेसफुली बीट किया है। इसका अल्फा है 6.55% जो कि बहुत हाई है, बीटा है 0.88% जो कि 1 से कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.77%। इस फंड का अपसाइड मार्केट रेशियो है 95, डाउन साइड मार्केट रेशियो 85 और टोटल कैप्चर रेशियो है 1.12% जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से डेफिनेटली ज्यादा है। आप SIP रिटर्न्स को देख सकते हैं कि अगर 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP की गई होती तो हमने 12 लाख रुपए निवेश किया और इसने 3.38 टाइम्स रिटर्न्स दिया, यानी 12 लाख के इन्वेस्टमेंट का 40,50,000 रुपीज का कॉर्पस बनाया है। इन टॉप 5 फंड्स के अलावा एक मिड कैप फंड और भी क्लोज फाइट में था जिसके रिटर्न्स डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव हैं और वो है क्वांट मिड कैप फंड। लेकिन आप लोग सिर्फ लास्ट एक आध साल के पॉजिटिव रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टिंग मत करिए, ये फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं इसका जनवरी 2013 से सिंस इंसेप्शन यानी लास्ट 11 साल का रोलिंग रिटर्न्स है 19.37% और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI के रिटर्न है 20.41%, जो अपने बेंचमार्क को बीट करने में फेल हो गया और इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन के सभी पैरामीटर्स बहुत ही खराब हैं। तो मार्केट के गिरावट में ये फंड बहुत खराब परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने क्वांट मिड कैप फंड को इस टॉप 5 लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर 2025 वीडियो का कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।